गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह NCERT 11th का ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में कौन सा है तो इसमें आपको मिलेगा भूगोल एक विषय के रूप में, यानी इसमें भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में आपको बताई जाएगी। तो यह पहला चैप्टर है जिसमें क्या होगा कि भूगोल एक विषय के रूप में, यानी कि भूगोल के बारे में आपको यह बताया जाएगा कि भूगोल किन किन विषयों से मिलकर बना है। जैसे भारत का संविधान के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह क्या है तो उधार का थैला है। बहुत सारे देश, लगभग 60 देशों से मांग मांग कर इसमें इस थैले को भर दिया गया है, जिससे यह थैला बहुत बड़ा, बहुत विशाल भीमकाय हो गया है। इसी तरह अगर कहा जाए तो ज्योग्राफी यानी भूगोल, तो यह भी भूगोल भी एक कोई स्पेशल विषय नहीं है। यह यहाँ देखिए भूगोल क्या है तो भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में है, यानी बहुत सारे विषयों को मिलाकर बना दिया गया है। स्थानीय गुण इसका कैसा है तो विज्ञान के रूप में है और भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं और भौतिक भूगोल की विशेषता हम लोग नीचे देखेंगे। तो देखते हैं भूगोल एक विषय के रूप में अगर कहा जाए तो कैसे कहेंगे। तो देखिए आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है, यानी यह अकेले अलग नहीं चलता है। जिस तरह साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रायः 3 पुस्तक आपको साथ साथ पढ़ने होंगे, 3 विषय। इसी तरह से SST में क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे नैतिक शास्त्र भी आता है, इसी के अंदर रहता है, यानी यह पैकेज में चलता है। अब विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हो चुके हैं हम लोग। आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में अब हम लोग करेंगे, यानी 11th में क्या हो गया तो भूगोल अब स्वतंत्र विषय के रूप में है, यानी कि अब यह जवान हो गया, अब इसको अलग स्पेशल कमरा मिल गया है, स्पेशल बेड मिल गया, सब कुछ यह इसके नाम से बैंक में अकाउंट खुल चुका है, यह अब अलग हो गया है। पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन उठता है कि साइंस है या जो आर्ट के विषय हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, वो तो भाषा है इसलिए पढ़ते हैं, ज़रूरी है। साइंस है उसका उपयोग है इसलिए पढ़ते हैं। अब भूगोल क्यों पढ़ें। या ऐसा कोई है कि भूगोल पर कोई डॉक्टर बनेगा, नहीं, इसका भी एक स्कोप है। आज के समय में जब पर्यावरण का जितना महत्व बढ़ते जा रहा है वह कहाँ है तो वह भूगोल के ही आधार पर टिका हुआ है। हम कहाँ रहते हैं तो धरातल पर। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था, यानी पहले का मानव कैसा था तो वह जिस तरह से कहा जाए कि जानवर कि वह खाता है, जंगल में रहकर कंदमूल खा लिया और घूमता रहा, बस पहले का मानव कुछ इसी तरह का था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन आरंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। जैसे गर्मी में लोग पतले कपड़े या सूती कपड़े पहनते हैं, इसी तरह ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए मोटे मोटे कपड़े, जैकेट। एक ही व्यक्ति को देख लीजिए, गर्मी के दिन में वह एक कपड़ा पहनने में असमर्थ हो जाता है तो पतला पहनता है, और वही ठंड के दिन में कितने ही कपड़े शरीर पर पहन लेता है, क्योंकि वह जानता है कि किस मौसम में अब हम लोग को कैसा कपड़ा चाहिए ताकि शरीर बच सके। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में एक तरह का ही मौसम हो, नहीं। 0 डिग्री पर सालों भर गर्मी रहती है, यहाँ पर वार्षिक तापांतर कम मिलता है, यानी कि यहाँ पर सालों भर गर्मी का मौसम है। वही 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में चले जाइए तो वहाँ पर एक नियत मौसम में शीत ऋतु आएगी, बाकी दिन मौसम सुहावना रहेगा और गर्मी में और वर्षा के दिनों में जिंदगी
कष्ट में बीतेगी। फिर टेम्परेट रीजन में आइए, 23.5 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं और 66 डिग्री तक। तो यहाँ पर मौसम सालों भर सुहावना रहेगा, लेकिन सर्द ठंड के दिनों में तो ठंड लगेगी। और 66.5 के ऊपर तो ज़िंदगी फिर चरम सीमा पर चली जाती है और यहाँ पर कठोर ज़िंदगी है, यानी कि बहुत ही ठंड पड़ती है। अतः वहाँ पर रहने के लिए मानव को संघर्ष करना पड़ता है। तो इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए मानव अब अनुकूलन एवं उसका परिष्करण करने के लिए मानव ने कपड़े, उस तरह की व्यवस्था, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के सहारे से विकास किया और मानव रह रहा है। जिस कारण क्या हो गया कि सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। केरल में देखिए, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, वहाँ का खान पान, और कश्मीर का देख लीजिए हाल, या नॉर्थ ईस्ट में, सब में तीनों अलग अलग मिलेंगे। और तीनों है कहाँ, तो तीनों एक ही देश भारत ही है। बोल चाल से लेकर रहन सहन खान सब कुछ चेंज हो जाता है। मानव का रूप रंग सब कुछ अंतर है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक यानी ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जीआईएस की बात होती है, जैसे लोग जानते हैं, तो आजकल जीआई इंडिकेटर मिलता है सब कुछ को, और संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, तो हमारा यानी कि मानव या समस्त जीव जंतुओं का आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता है। यहाँ पर्वत, यह माउंट एवरेस्ट है मान लेते हैं, यह कितना 8,848 मीटर की हाइट पर है, दुनिया की सबसे ऊंची उठी स्थान है। दूसरे बाद में यहाँ पर क्या है, तो खाई है। सबसे गहरा ट्रेंच कहाँ है, तो मेरियाना ट्रेंच, यह हिमालय से भी अधिक गहरा, लगभग 11 किलोमीटर गहरा क्षेत्र है। पहाड़ियाँ यानी पर्वतों से कम ऊंचे भाग, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पतनों यानी फोर्ट, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। आज के समय में वही अफ्रीका के कांगो बेसिन में जो वहाँ का मानव और यूरोप का मानव, दोनों में बहुत सारा अंतर है। आज भी अफ्रीका के जो मानव है, चाहे भारत के अंडमान के सेंटलीज या जॉरवा जनजाति है, कहा जाता है कि ये लोग प्रीमिटिव ट्राइब्स है, मतलब कि जब मानव आज से 25,000 साल पहले जैसा मानव था, उसी तरह के मानव वहाँ भी आज भी हैं। इसी तरह पिग्मी कांगो बेसिन में है। वही यूरोप का मानव देखिए, आज दुनिया का सबसे विकसित मानव है, वह आधुनिक युग का मानव कहलाता है। तो दोनों तो मानव ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है, यह विकास का और विकास नहीं होने का अंतर डिफरेंस है। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है, क्या है, प्लेटफॉर्म बनाता है, जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। यानी कि प्रत्येक मानव है, चाहे वो अफ्रीका का मानव हो या यूरोप का, या भारत में ही जो मुख्य भूमि का मानव है या अंडमान का मानव है, सब क्या है, तो इस दुनिया के कलाकार हैं। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। किसी को कुछ और ड्रेस मिला है, कोई काम, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन सब क्या है, तो ये पृथ्वी पर एक कलाकार के रूप में आए हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का क्या है, तो वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, याद कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बार बार एग्जाम में आता है। इसका नाम है इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया था। ये एक ग्रीक विद्वान थे और इनका समय काल देखिए 276 से 194 ईसा पूर्व, यानी भारत में किसका काल, तो मुगल काल का पतन हो चुका है यहाँ पर, लेकिन 276 में तो
मौर्यकाल तो था ही उस समय, और 185 ईसा पूर्व में मौर्यकाल का पतन होता है, यानी कि यह मौर्यकाल का ही समय है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल यानी जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन से प्राप्त किया जाता है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। इस तथ्य से तो परिचित ही हैं हम लोग, क्या यहाँ देखिए कि यथार्थता बहुआयामी होता है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा यानी मिट्टी विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय हैं, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृ विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। और भूगोल में हम लोगों को इन सब के बारे में पढ़ना है। यानी भूगोल मतलब यह नहीं है कि कोई एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिससे और किसी सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। यानी कि भूगोल वही कहे ना लोग कि यह भारत के संविधान जैसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको कि यह उधार का थैला है, दूसरों से अपने अड़ोसी पड़ोसी से मांग कर बनाया गया घर है। लेकिन कुछ और कहता कि नहीं, हम लोग देखे पढ़े लेकिन इसमें हम लोग लिखे हुए हैं क्या, सोच समझ कर भारत के हिसाब से लिखे हुए हैं इस संविधान को, यानी यह कट कॉपी पेस्ट नहीं है। अतः इसी तरह हम लोग भूगोल में को भी की भी व्याख्या कर सकते हैं कि यह उधार का थैला नहीं है। इसमें भी भूगोल के जो हिसाब से इसमें जो अन्य विषय हैं उसको शामिल किया गया है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो उधार का थैला है। कहने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उसके कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कैसे है और क्या है केवल यह नहीं, वो कैसे है उसका कारण भी जानना चाहेंगे। इस नज़रिए से भूगोल क्या है तो वह विज्ञान हो गया। उदाहरण के लिए फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। कहीं चावल की खेती मुख्य रूप से की जाएगी तो कहीं मोटे अनाज की तो कहीं गेहूं की खेती होगी। किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों का व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर चावल की खेती हो रही है और यहाँ पर गेहूं की खेती हो रही है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य अस्थैतिक नहीं है, अपितु क्या है, वह फिक्स नहीं है, चर नहीं है, यानी वह गतिक है। मतलब वो हमेशा चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो अपितु गत्यात्मक है, मूवमेंट हो रहा है इसमें। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबाद प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव आदिम मानव और आज के मानव में कितना अंतर है। मानव भी तो गतिशील है, विकास किया। इसी तरह ज्योग्राफी भी है, वह विकास करते चला आ रहा है। आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, तभी तो ऋग्वेद में क्या है तो भगवान प्रकृति को माना गया है। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है। मानव क्या है तो यह प्रकृति का एक अंग है
तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न भागों पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता यानी अनुकूलन, एडेप्टेशन कर लिया है। मानव ने मान लिया कि यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर ठंडा है, चलो तो हम कैसे जिएंगे। जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर एसी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर हीटर का इस्तेमाल करेंगे। यानी मानव मान लेता है कि प्रकृति ऐसा है, अब हमको इसी के हिसाब से रहना है। जो अनुकूलन न कर पाए, जैसे डायनासोर, तो उनका पतन हो गया, अथवा अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश यानी प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के तो मानव ने क्या किया, मानव ने अनुकूलन किया और जब पता समझ गया मानव कि यह प्रकृति ऐसा कैसा है, तो उसी के हिसाब से वह अपने आप को ढाल लिया और ढाल कर क्या किया, मॉडिफिकेशन कर लिया अपने रहन सहन में, अपने दिनचर्या में, जिससे मानव क्या हुआ, मानव विकास किया। और जिन पशु पक्षी या जिन जीवों ने ऐसा नहीं किया, या तो उनका विकास नहीं हुआ या वो विलुप्त हो गए। उसने तकनीक के खोज एवं प्रयोग यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और बार बार मानव ने प्रयोग करके क्या किया, मानव सुधार करता गया तथा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश यानी प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर लिया और मानव जानवरों से अलग अपनी पहचान बनाया और आज मानव पूरी दुनिया पर राज करते हैं। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया। मानव अब प्रकृति को चैलेंज कर रहा है, मानव प्रकृति को कुछ हद तक नियंत्रित भी कर देता है, मानव कृत्रिम वर्षा करा देता है, मानव प्रकृति के बहुत सारे वसूल को चैलेंज कर चुका है। पर कहा जाता है कि प्रकृति यानी भगवान के द्वारा इस प्रकृति का निर्माण हुआ, तो मानव अब निर्माण तो कर ही रहा है, साथ में यह विध्वंस करने पर भी उतारू हो गया है, यानी यह प्रकृति को चैलेंज कर रहा है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया। पहले जहाँ 100 व्यक्ति जहाँ काम करते थे, एक जेसीबी मशीन उससे अधिक काम कर देता है। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया गया। एक कंप्यूटर, एक पाम टॉप या एक लैपटॉप कहिए, आज इतना काम कर देता है। उतना काम करने के लिए पहले सैकड़ों उसके बदले में कर्मचारी और कितने रजिस्टर रखने पड़ते, वो सोचने वाली बात है। उसने उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि की। इन सब में मशीन का टेक्नोलॉजी के सहारे मशीन का जन्म हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ और मानव पूरी दुनिया पर आज सुबह में मानव कहीं और है और शाम को देखिए कहीं और चला जाता है। और मानव के इसी विकास और विनाश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी का परिणाम देखिए आज कि आज कोरोना वायरस के कारण मानव ने क्या हाल कर रखा है। और फिर दूसरा बात देखिए टेक्नोलॉजी कि मानव ने इस कोरोना वायरस पर नियंत्रण भी पाना तो शुरू कर चुका है। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया। देखिए, आपने मिट्टी का सृजन किया, यानी यह कौन कहता है, तो मानव कहा। किसके बारे में, तो प्रकृति के बारे में। तो मानव ने क्या किया, मैंने कप का निर्माण कर दिया। आपने रात्रि का सृजन किया, प्रकृति ने रात्रि बनाया, तो मानव ने क्या किया, दीपक यानी लाइट की व्यवस्था कर लिया। मानव प्रकृति ने क्या किया, बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया। तो मानव ने क्या किया, इसने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए, यानी यह प्रकृति को चैलेंज कर रहा है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है, यानी मानव दावा करता है कि हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रेगिस्तान में इजराइल का।
वहाँ भारत से कम वर्षा व रेगिस्तान है, भारत में अधिक वर्षा। आज भी भारत में पीने का पानी, सिंचाई के पानी की ही कमी खलती है। वही इजराइल, जहाँ पर न तो वर्षा होता है, न ही पूरा इलाका वह मरुस्थलीय है, फिर भी वहाँ के टेक्नोलॉजी के द्वारा अच्छी खासी कृषि की जाती है और पानी सरप्लस हो चुका है। भूगोल इसी अंतःप्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। अब पूरा दुनिया क्या हो गया, तो ग्लोबल विलेज बन चुका है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कौन कौन देखिए। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। जैसे जो प्रश्न क्या है, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं, मतलब क्या के रूप में हमको क्या उत्तर मिलेगा, कहाँ से, तो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप हैं, उसकी पहचान हमें क्या से मिलेगा। दूसरा, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं, यानी क्या है, कहाँ है। जैसे भारत के बारे में, तो भारत है क्या है, देश है, कहाँ है, तो यार उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बारे में हम इसका डिफिनीसन बहुत कुछ दे सकते हैं। तभी तो अरब भूगोलवेत्ता या ग्रीस, यूनानी और इटली वाले सब भारत पहुंच गए। उनको लक्ष्य क्या था कि उनको हिंदुस्तान जाना था, और हिंदुस्तान के बारे में उनको पता था कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या क्या उनकी आवश्यकता की चीज़ें मिल सकती थी, अतः वह भारत आने का मार्ग खोज ही निकाले। और पूरा दुनिया जानते हैं कि क्या हुआ। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल में ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बना था। यानी भूगोल जो आज विषय है, यह वैज्ञानिक विषय नहीं बना था। यह कब की घटना है, तो यह मुख्य रूप से भूगोल आपको 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के बाद से ही भूगोल का महत्व बढ़ा, और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो भूगोल का और भी महत्व बढ़ गया था। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का कोड क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। मतलब हम लोग इस पाठ में क्या समझें कि भूगोल है और इसमें बहुत सारे जो मैटर है, क्या है, क्यों है, कहाँ है, या जितने भी विषय हैं सब के सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और भूगोल क्या है, तो भूगोल में ये जो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती सबको मिला दिया, नहीं, यह साहचर्य यानी आपसी बंधुत्व कहिए, पूरक कहिए, संपूरक हैं, और अंतर संबंध का विश्लेषण होता है। भूगोल एक समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में देखिए, भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। यानी इतिहास क्या है, यह समय के हिसाब से इतिहास में डिवाइड होता है कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और भूगोल है यह संश्लेषणात्मक विवरण करेगा। और क्षेत्रीय संश्लेषण मतलब कि भारत के, एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, यूरोप के बारे में, फिर वहाँ पर क्या है, कैसा है, कैसे निर्माण कार्य हुआ, कौन सा पहाड़ है, उस पहाड़ की प्रकृति कैसी है, तत्व कैसे हैं, कहाँ पहाड़ है, पठार है, मरुस्थल है, नदी है, द्वीप है, समुद्र है, इन सब के बारे में स्पेशल उसका पढ़ाई होगा। जबकि इतिहास क्या है, ये सिंपल, वो राजा महाराजा थे, उनका युद्ध हुआ, वो हार गए, वो जीत गए, उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा किया तो वहाँ पर क्या पाया, तो यह कैसे मिलेगा, और यहाँ कब्जा करने जाएंगे कैसे, इस सब के बारे में हमें ज्योग्राफी यानी भूगोल से जानकारी प्राप्त होगी। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक यानी होलिस्टिक होती है, यानी यह व्यापक है, यानी ब्रॉड है। कोई कह नहीं सकता है कि बस इसका एक हम लोग कट ऑफ डेट फिक्स कर दें या कट ऑफ लाइन की ड्रॉ कर दे कि बस इतना ही है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके बारे में हम लोग जितना व्याख्या करना चाहे उतना कर सकते हैं।
इस पर मतभेद भी हो सकता है, इस पर विचार भी हो सकता है, इस पर वाद विवाद भी हो सकता है और इसके पक्ष में भी बोला जा सकता है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां अब कम हो गई है। सर्वदृश्य माध्यमों, ऑडियो विजुअल मीडिया, पहले रेडियो फिर टीवी, अब इंटरनेट के कारण सोशल नेटवर्किंग साइट से देखिए आज पूरा दुनिया एक गांव हो चुका है। कोई बाहर इंडिया का, कोई अमेरिका का, कोई यूरोप का, और सारे के भी देखिए फेसबुक का लिस्ट, उसमें आपको फ्रेंड लिस्ट मिल जाएंगे। एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रचलन यानी पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। यानी जितने भी भूगोल या जो सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं, सब में क्या उद्देश्य है कि यथार्थ है, जो फैक्ट है उसको ही पता लगाना है। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ जो संबंध है, हम लोग इसके जो एक ग्राफ दिया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में भी समाकलित करता है। यानी देखता है कि दोनों जगह है, इन दोनों में भिन्नता क्या है, और फिर यह भी भूगोल देखता है कि उन दोनों में समरूपता क्या है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके, यानी कि वह तर्क दे सके और अपने तर्क पर उसको प्रूफ कर सके, साबित कर सके ऐसा यहाँ क्यों है। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना था। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता था। यानी जो पहले टापू के देश थे, जैसे कि इंग्लैंड की बात कीजिए, ब्रिटेन, उसके मुख्य भूमि पर युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह समुद्र के बीच में था, अतः वह उनको रक्षा कवच प्रदान कर दिया। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय क्या है, तो एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है और भारत की संस्कृति, भारत की बनावट, भारत की मौसम, जलवायु सबको यह और मध्य एशिया या जो एशिया के अन्य देश हैं उनसे अलग कर देता है। तो कौन करेगा? तो हिमालय। हिमालय क्या है? तो यह जलवायु विभाजक है। हिमालय क्या है? तो सांस्कृतिक विभाजक है। परंतु उसमें विद्यमान दर्रे माने अपवाद में क्या हो गया, दर्रे भी हैं जो एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते हैं। जैसे नेपोलियन कर रहे हैं, सिकंदर, हेरोड। सिकंदर से पहले कौन आया था? सिकंदर के बाद तो दारा, यानी सिकंदर से पहले दारा, उसका सिकंदर, सिकंदर के बाद में बहुत सारे हिंदी यूनानी, फिर पश्चिम से कुषाण, कुषाण के बाद में अरब इन्वेजन होता है भारत पर। ये सब के सब कैसे आए? तो दर्रे से ही आए थे। वो तो यूरोप में जब वास्को डी गामा ने समुद्र की रास्ते से भारत पहुंचा कालीकट, उसके बाद से ने भारत में समुद्र मार्ग से यूरोपियों का आगमन हुआ। उससे पहले जो भी भारत में कोई विदेशी आया तो सब के सब वह दर्रे से ही होकर आए, चाहे वह बाबर हो या कोई भी हो, तैमूरलंग हो या कोई आक्रमणकारी हो। आगे बढ़ते हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली, यानी उनको रास्ता मिल गया। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहा है।
तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल है। उदाहरण, अस्थान ब स्थान से किया हो गया। यहाँ देख लीजिए, मतलब कि मान लेते हैं कोई दो स्थान है, एक अ है एक ब है। जैसे देखिए भारत में दिल्ली और बंगाल की स्थिति देख लीजिए। एक दिल्ली है जहाँ पर मुगल एम्पायर है, जो लेटर मुगल हैं, और यहाँ पर ब में मुर्शिद कुली खान है। दोनों के बीच में 1500 किलोमीटर की दूरी है, जिसे विकल्प के रूप में हम यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान ब से 2 घंटे की दूरी, यानी पहले अगर हवाई जहाज न था तो वहाँ पर क्या हुआ, मुगलों का नियंत्रण ढीला हो गया, या दिल्ली वर्सेज साउथ इंडिया, इन दोनों पर नियंत्रण न हो सका और औरंगजेब फेल हो गया। लेकिन अब हवाई जहाज आ गया, तो हवाई जहाज से क्या होगा, अब आज कोई कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले जहाँ रेल था, तो रेल से जब अंग्रेज लोग आए तो उन लोगों ने बंगाल से ही पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, क्योंकि 1854 के बाद तो रेलवे आ चुकी थी और आज हवाई जहाज़ की व्यवस्था है। अतः आज पूरा भारत एक सूत्र में बन चुका है। लेकिन पहले अशोक के काल में देखिए, या गुप्त काल में देख लीजिए, चाहे औरंगजेब के काल यानी मुगल काल में भी, या उससे पहले भी दक्षिण के राज्य स्वतंत्र हुआ करते थे। उत्तर में भी महान राज्य और दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य आदि का अस्थायी रूप से वहाँ पर उन लोगों का शासन चलता ही रहा। भारत में भी उत्तर में मुगल का, लेकिन दक्षिण में स्वतंत्र राज्य स्थापित है, जैसे बहमनी या जो विजयनगर साम्राज्य, वो सब क्या है, क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी कि अधिक थी। लेकिन आज तो डिस्टेंस कम हो गया, अंग्रेजों के समय उन लोगों ने रेल लाया और आज हवाई जहाज है। अतः पूरा भारत एक सूत्र में बंध चुका है। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। हम लोग देखेंगे, विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे भारत भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित यह अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।